So next question, find a matrix X so that X into 1 2 3 4 5 6, अब ये कोई मैट्रिक्स गिवन है, इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6, अब ये कोई अनदर मैट्रिक्स गिवन है। मतलब बेसिकली हमें कैपिटल में दिया हुआ एक मैट्रिक्स X को फाइंड करना है जो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब ये क्वेश्चन करवाने से पहले ही आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में इस जो चैप्टर की, ये जो चैप्टर है ना हमारा मैट्रिसेस, इस चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एग्जाम्पल ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को ना हम बेसिकली दो पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट जो पार्ट है हमारा, उसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स एक्स है एक्चुअल में इसका ऑर्डर कितना होगा। अब इसको ऑर्डर तो होगा ना, तो सबसे पहले हम इसके ऑर्डर को फाइंड करेंगे। अब उसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेट करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बार बार बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। तो सबसे पहले बिना सोचे समझे लेट एक्स बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इसको एक ऑर्डर तो होगा ना m क्रॉस n, तो मैंने m क्रॉस n ऑर्डर्स का मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं x की जगह पर एक ब्लैंक मैट्रिक्स डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता इसका ऑर्डर कितना है, मुझे इतना पता है कि इसका ऑर्डर m क्रॉस n है। सेम वे से 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पर मैंने इसका ऑर्डर लिख लिया 1 2 2 रोज और 3 कॉलम। सेम वे से इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, तो इसका भी ऑर्डर लिख लो 2 क्रॉस 3। अब देखो जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना, मल्टीप्लाई करते टाइम नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम जो दूर वाले पॉइंट्स है वो डिसाइड क्या करेंगे, ऑर्डर डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पर देखो आपको पता है ये इक्वेशन हमें गिवन है, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है, मतलब ये जो इक्वेशन है वो डिफाइन है, तो मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई पॉसिबल तो है। अब आपको पता है मल्टीप्लाई पॉसिबल होने के लिए नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम, और ये क्या डिसाइड करेंगे, ऑर्डर। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको वैसे तो आपको बता ही दिया कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको पार्ट्स में भी पूछा जा सकता है, मतलब आपको सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी एक्सरसाइज में किए हैं कि जिसमें उन्होंने ऑर्डर पूछा है। अब देखो क्लियरली यहाँ पर हमें क्लियर हो गया, क्योंकि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए नियरेस्ट पॉइंट सेम होने चाहिए, तो n इज इक्वल टू 2 विच इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 2। एंड मतलब कि नए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, आपको पता है जो भी इसका आंसर आएगा उसका ऑर्डर ये है ना। देखो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया और उसका आंसर कितना आ रहा है 2 क्रॉस 3, मतलब नए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 3। यानी कि यहाँ पर अगर मुझे ऑर्डर डिसाइड करना है, अब आपके सामने है इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3, अब यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नया मैट्रिक्स बनेगा, उसका ऑर्डर कितना होगा m क्रॉस 3। अब m क्रॉस 3 देखो मैं आपको समझाता हूँ रफ में। देखो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इनका ऑर्डर कितना बनेगा नई मैट्रिक्स का, m क्रॉस 3। और यहाँ पर ये पहले ही हमें गिवन है कि ये किसके इक्वल है 2 क्रॉस 3 के, तो यानी कि m की वैल्यू कितनी होगी फिर 2, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आएगी 2। फिर से बता देता हूँ, देखो सबसे पहले मैंने x को एक मैट्रिक्स सपोज कर लिया, उसका ऑर्डर कितना है m क्रॉस n, उसको मैंने यहाँ पर फिल किया। अब आपको पता है मल्टीप्लाई पॉसिबल होने के लिए ये नियरेस्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम, तो यहाँ से n की वैल्यू क्लियर है 2। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि m की वैल्यू 3 आएगी, ये मैंने क्या लिखा है कि ये जो फारदेस्ट पॉइंट है ये क्या डिसाइड करते हैं, नई मैट्रिक्स का ऑर्डर। कितना ऑर्डर आया m क्रॉस 3, और यहाँ पर नई मैट्रिक्स हमें पहले से ही गिवन है इक्वेशन में 2 क्रॉस 3। और 2 क्रॉस 3 को जब मैंने m क्रॉस 3 से कंपेयर किया तो m की वैल्यू कितनी आई 2। ये देखो m क्रॉस 3 2 क्रॉस 3 कंपेयर किया तो m की वैल्यू कितनी आई 2। तो यानी कि हमारा देयरफॉर x बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, यानी कि हमारा m की वैल्यू भी 2 है, n की वैल्यू भी 2 है, मतलब x जो हमारा मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड कर लिया। नाउ लेट x, अब x को हम सपोज कर लेते हैं a b c
डी। देखो पहले ऑर्डर के बिना मैट्रिक्स को लिख नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसका ऑर्डर कितना होगा। अब जैसे मुझे ऑर्डर पता लग गया तो मैंने सपोज कर लिया ए बी सी डी। तो बेसिकली अब हमारा टारगेट क्या होगा, हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया क्वेश्चन का कि हमने ऑर्डर फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा कि हमें इसको इसमें फिल करके इनको सॉल्व करना है और फिर वहाँ से हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये आपकी इक्वेशन है जो हमें गिवन है, हमें पता है कि हमारा एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 2। अब फिर आपको समझाने के लिए एक बार लिख देता हूँ, नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम, ये हमने खुद ही डिसाइड की, आपके सामने सेम है। और नई मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 3, यहाँ पर 2 3, आप देख भी सकते हो यहाँ पर कितना 2 क्रॉस 3। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसकी रो को इसकी कॉलम के साथ, हम हमेशा मल्टीप्लाई इसी तरह से करते हैं। अब यहाँ पर मैंने रफ पे पहले से लिख रखा है, तो इस रो को तीनों ही कॉलम से मल्टीप्लाई हमें करना है। तो चलो करते हैं। ए को 1 से किया तो ए, बी को 4 से किया प्लस 4b, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कितना आएगा 2a प्लस 5b। अब सेम वे से इसी रो को थर्ड कॉलम से 3a प्लस 6b। अब हो गया हमारा मल्टीप्लाई। अब सेम वे से सेकंड रो को तीनों ही कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी सेकंड रो तैयार हो जाएगी। तो c प्लस 4d, 2c प्लस 5d, सेम वे से 3c प्लस 6d। तो ये आपके सामने हमारा 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब राइट हैंड साइड में कौन है, -7 -8 -9 2 4 6, ये भी कितना है 2 क्रॉस 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो सिंस बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, उनके ऑर्डर भी सेम है, देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, वो सेम होने चाहिए। तो कर दो कंपेयर फर्स्ट को इसके साथ, a प्लस 4b इज इक्वल टू -7। सेम वे से 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। सेम वे से 3a प्लस 6b इज इक्वल टू -9। अब इसको भी कंपेयर कर लो, c प्लस 4d इज इक्वल टू 2, 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4, 3c प्लस 6d इज इक्वल टू 6। अब आपको पता है कि आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 1 a b c और d, 4 वेरिएबल्स की हमें वैल्यूज़ चाहिए और हमारे पास 4 इक्वेशंस होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास 6 ऐसी इक्वेशंस हैं। तो आप कोई भी दो, देखो यहाँ से देखो ये a और b में है, ये भी a और b में है, ये भी a और b में है, इन तीनों में से कोई भी दो उठा लो, उनको सॉल्व कर लो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा a और b का। सेम वे से ये भी c d में है, ये सी डी में है, ये भी सी डी में है, कोई भी दो उठा लो जो आपको अच्छे लगे, दोनों को सॉल्व करो, आपके पास सी और डी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जिनको सॉल्व करना है हम उन्हीं को नेम दे देते हैं। जैसे मैं ऐसा करता हूँ, इन दोनों को उठा लेता हूँ, फर्स्ट और सेकंड को, सेम इसको नेम दे दो थर्ड और फोर्थ। मैं बस इन चारों को ही सॉल्व करूँगा, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी दो उठा सकते हो। अब यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ सॉल्विंग 1 एंड 2। आपको पता है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। आप इनको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, आप इनको इक्वेटिंग कोफिशिएंट से भी कर सकते हो, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर इक्वेटिंग कोफिशिएंट वाला करने वाला हूँ। तो देखो मैं यहाँ पर देखो इक्वेशन कौन कौन सी है हमारी, a प्लस 4b इज इक्वल टू -7, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। अब देखो मुझे इक्वेटिंग कोफिशिएंट वाला करना है, तो देखो इसको ना मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर 2a है, यहाँ पर भी 2a हो जाएगा। तो कितना आएगा 2a प्लस 8b इज इक्वल टू -14। इसको वैसे लिख लो 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। सब्ट्रैक्ट करना, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब आपको पता है 2a माइनस 2a कैंसिल, 8 माइनस 5b 3b इज इक्वल टू -14 प्लस 8।
-14 + 8 कितना आएगा, -6, विच एम्प्लाइज b इज इक्वल टू -6/3। तो कट हो गया, तो यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब देखो b की वैल्यू तो मेरे पास आ गई -2। अब इसको चाहे 1 में फिल कर लो चाहे 2 में, आपके पास आपका एक आंसर आ जाएगा। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो b की वैल्यू -2, पुट दिस वैल्यू ऑफ b इन 1। तो 1 इक्वेशन कौन थी हमारी, a + 4b इज इक्वल टू -7। तो यहाँ पर आप b की वैल्यू फिल कर लो। 4 -2 कितना आएगा, -8 इज इक्वल टू -7, a इज इक्वल टू -7 + 8 मतलब 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो a भी हमारे पास आ गया, b भी आ गया। अब सेम वे से देखो थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ, आप कोई भी 2 इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, मैं अपनी मर्जी से कोई भी कर रहा हूँ। तो थर्ड इक्वेशन थी c + 4d इज इक्वल टू 2, और फोर्थ थी हमारे पास 2c + 5d इज इक्वल टू 4। अब इसमें मैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। अब इसको ना आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको छोड़ दो, तो आपके c के कोफिशिएंट इक्वेट हो जाएंगे। तो हम कितना आएगा, 8d इज इक्वल टू 4। सेम वे से इसको ऐसे लिख लो, 2c + 5d इज इक्वल टू 4। तो सब्ट्रैक्ट कर दो। अब आपके सामने है 2c - 2c कैंसिल आउट, 8d - 5d 3d इज इक्वल टू 4 - 4 0। तो यहाँ से मेरे पास d की वैल्यू कितनी आ गई, 0। पुट वैल्यू ऑफ d इन 3, मैं 3 में फिल कर रहा हूँ इसको। तो 3 कितना है, c + 4d इज इक्वल टू 2। तो d की वैल्यू कितनी है, 0 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर c कितना आ गया हमारा, 2। तो देख लो हमने सभी की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। नाउ x हमारा मैट्रिक्स कैसा था, a b c d। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने ए बी सी डी सपोज किया था, तो इसका ऑर्डर मत चेंज कर लेना, नहीं तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a कितना है हमारा 1, b कितना है हमारा -2, c कितना है हमारा 2 और d कितना है 0। तो देख लो आपके सामने हमने x एक मैट्रिक्स फाइंड कर लिया जिसका ऑर्डर कितना है 2 × 2 और उसकी वैल्यूज़ कितनी है 1 - 2 2 0। तो देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, इस x मैट्रिक्स का ऑर्डर ढूंढा। उसका ऑर्डर ढूंढने के लिए हमने इक्वेशन की हेल्प ली, जो हमें इक्वेशन गिवन थी। वहाँ से मेरे पास x का ऑर्डर कितना आया, 2 × 2। फिर मैंने उसको सपोज किया ए बी सी डी, मल्टीप्लाई किया, इक्वेट किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। So next question, if A and B are square matrices of same order such that AB is equal to BA, then prove that by induction that A B की power n is equal to B की power n A. Further prove that AB whole की power n is equal to A n Bn for all n belongs to नेचुरल नंबर। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें 2 मैट्रिसेस गिवन है A और B, दोनों के हैं स्क्वायर, और ये भी बताया कि दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम, बट हमें उनके फेस नहीं पता, ठीक। तो यहाँ पर गिवन क्या है कि ए बी इज इक्वल टू बी, ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। तो प्रूव हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर b की पावर n की बात कर रहे हैं, b की पावर n की बात कर रहे हैं, उसको यहाँ पर राइट साइड से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पर उसको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया गया। तो देखो अगर यहाँ पर इंडक्शन ना भी लिखा होता तो मुझे पता है कि यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू बी ए है और यहाँ पर कुछ n की पावर में बात कर रहे हैं, तो मतलब हमें इंडक्शन ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसी एक्सरसाइज में हमने इसके काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं। फर्स्ट तीनों जो क्वेश्चन है वो इंडक्शन बेस्ड थे और कुछ इसकी एग्जाम्पल भी इंडक्शन बेस्ड थी, ठीक है, उनको हमने बहुत अच्छे से किया था। अब फर्दर प्रूव दैट, अब इसका क्या मतलब होता है फर्दर। अब देखो पहले फर्दर को अच्छे से समझना है छोटी सी बात बट आपको पता होनी चाहिए। देखो फर्दर क्यों लिखा है यहाँ पर, फर्दर प्रूव दैट, कि पहले हमें ये प्रूव करना है ए बी की पावर बी की पावर n इज इक्वल टू बी की पावर n a, पहले हमें ये प्रूव करना है। उसके बाद अगर ये प्रूव हो जाता है तो उसके बाद हमें ये प्रूव करना है, मतलब इसके बिहाफ पर हम ये प्रूव करेंगे, पहले ये प्रूव करेंगे, अगर ये प्रूव होता है तब हम ये प्रूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले ही बहुत बार बोला है कि जिस क्वेश्चन में हम मैट्रिसेस के फेसेस नहीं जानते कि कैसा फेस है उनका, मतलब इनको मैं थ्योरम टाइप क्वेश्चन बोलता हूँ। और ये क्वेश्चन जो होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं।
ठीक है, अब आपको पता है कि PMI के हमारे 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, फिर k के लिए सपोज कर लेते हैं और उसको k+1 के लिए प्रूव करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले लेट a एंड b आर 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ये हमें गिवन है, मैंने लिख लिया। अब देखो और क्या गिवन है हमें, उसको मैं ब्लैक में लिख देता हूँ गिवन। अब इसमें गिवन है कि AB इज इक्वल टू B। ठीक है, इसको लिख के रख लेता हूँ, थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, इसको आप स्टार नंबर दे दो। जस्ट मैंने वैसे ही इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए ऐसा लिख दिया। ठीक है, नाउ हमें प्रूव क्या करना है, फर्स्ट हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। तो इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, हमें टू प्रूव करना है AB की पावर n इज इक्वल टू B की पावर n A फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सभी नेचुरल नंबर के लिए हमें ये बात प्रूव करनी है। ठीक है, नाउ अब प्रूव कैसे करेंगे, लेट Pn, ये वैसे ही लिख लिया करो, AB की पावर n इज इक्वल टू Bn A। ठीक है, आपको पता है इंडक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, 1 के लिए चेक करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप लिखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा देखो, लेट n इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, तो ये ट्रू होना चाहिए। तो जहाँ पर भी n है वहाँ पर 1 लिख दो, इसको ऐसे लिख लो। तो जहाँ पर भी n था मैंने 1 लिख दिया, विच एम्प्लाइज AB इज इक्वल टू BA। और ये तो हमें गिवन है, यहाँ पर देखो ये गिवन है, तो यहाँ पर आप लिख दो विच इज ट्रू। मतलब ये ट्रू है, मतलब हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। अब देखो सेकंड स्टेप क्या कहता है, सेकंड स्टेप हमारा कहता है नाउ वी अज्यूम गिवन रिजल्ट is true for n is equal to k where k belongs to natural number। k क्या है, एक नेचुरल नंबर। तो देखो यहाँ जहाँ पर भी n है वहाँ पर k लिख दो, AB की पावर k B की पावर k A। अब आपको पता है इसको हमें यूज़ करना है, तो इसको आप नंबर 1 दे दो। हम हमेशा इसी तरह से करते हैं। अब इसका हमें यूज़ कहाँ पर करना है, थर्ड स्टेप में। नाउ वी हैव टू प्रूव द गिवन इक्वेशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। तो हमारा थर्ड स्टेप लिखते हैं, नाउ वी हैव टू प्रूव द गिवन result is true for n is equal to k+1। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप लिख लो कि हमें प्रूव क्या करना है। बेसिकली ये लिख लिया करो, इससे आपको हेल्प मिलती है कि आपको पहुँचना कहाँ पर है। हमने जितने भी इंडक्शन के क्वेश्चन किए हैं हमने ऐसे किए हैं, जहाँ पर भी n है देखो वहाँ पर k+1 लिख दो। और आपको अगला स्टेप भी आपको याद होगा, हम क्या करेंगे, हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को सेलेक्ट करेंगे। हम लेफ़्ट हैंड साइड कितनी है हमारी, AB k+1। ठीक है, अब लेफ़्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। अगर उसका आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। अगर आप इनको स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि इंडक्शन के क्वेश्चंस हम ऐसे ही करते हैं। मैट्रिसेस में हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं हमने ऐसे किए हैं। अब आपको पता है क्योंकि हमें ये वाला k वाला रिजल्ट यूज़ करना है, तो हम हमेशा k+1 को ब्रेक करते हैं। तो कैसे करेंगे, अब b की पावर k+1 है ना, तो इसको ऐसे लिख लो, b की पावर k b की पावर 1। मैं थोड़ा ब्रैकेट डाल देता हूँ, आपको आइडिया रहेगा। तो वो बेस सेम है, तो पावर कितनी हो जाएगी, ऐड k+1। तो मैंने सही लिखा है। ठीक, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे ना। अब देखना आप ना हमेशा अपना टारगेट याद रखना, हमें यहाँ तक पहुँचना है, b की पावर k+1 इंटू a। ठीक, अब देखो
आपको ये भी पता है कि हमें 1 में कुछ सपोज़ किया था, हमने 1 में क्या सपोज़ किया था कि ए बी के ए, हमने ये सपोज़ किया था और इसको हमें यूज़ करना होता है, ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है। मतलब छोटे छोटे हिंट दे रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है। तो देखो अगर इसको मैं ऐसे लिख लूँ, इसको मैंने इकट्ठा कर लिया, बी को बाहर लिख लिया, क्योंकि ब्रैकेट मैं चेंज कर सकता हूँ। ब्रैकेट जस्ट मैंने ऐसे मतलब कि इन दोनों को, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जैसे हमने इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 7 और 9, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 मैट्रिसेस हैं, उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। आप इन दोनों को भी कर सकते हो, आप इन दोनों को भी कर सकते हो, बट इनका आप ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते। तो सेम वे से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो इन दोनों को भी कर सकता हूँ, मैंने ऑर्डर चेंज नहीं किया। ठीक है, अब देखो ए बी के, अब ए बी के इसकी वैल्यू कितनी है, बी के। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बी पहले चाहिए, तो ए यहाँ पर पहले है ना, मैं बी पहले आगे लगने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बी के ए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर आप लिख भी दो, मेंशन करो, यूजिंग 1 क्या था हमारा, ए बी के इज इक्वल टू बी के ए, तो मैंने यहाँ ये भी लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी लिख दो, ए बी के प्लस 1, अच्छा लगेगा। तो विच एम्प्लाइज ए बी के प्लस 1। अब देखो हम कहाँ पर पहुँचे हैं, तो अब देखो मैंने इतना कर लिया। अब देखो अगर मैं ए बी इस पर ब्रैकेट डाल दूँ ऐसे, क्योंकि अब मुझे बी के तो आगे आ गया, बट मुझे बी के प्लस 1 आगे चाहिए, तो मुझे इस बी को भी आगे लाना पड़ेगा, मतलब इस बी को मुझे इधर लाना पड़ेगा इसके पास। तो उसके लिए भी हमें गिवन है, देखो गिवन कितना था हमारा, ए बी इज इक्वल टू बी, ये गिवन था ना। तो विच एम्प्लाइज ए बी के प्लस 1 इज इक्वल टू बी के, ए बी की वैल्यू कितनी है, बी ए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बी के इंटू बी। अब ये कितना बन गया, बी की पावर के प्लस 1, बेस सेम पावर साइड ए। तो यही तो हमें प्रूव करना था, और क्या करना है हमें, तो देख लो कितना ईजिली हमने इसको प्रूव कर लिया। देखो सबसे पहले देखो मैंने इसको ब्रेक किया, थोड़ा ध्यान से समझना, सबसे पहले मैंने इसको ब्रेक किया, ऐसा कुछ आया। अब मेरा टारगेट था कि बी आगे आए, तो सबसे पहले मैंने इन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि मुझे 1 को यूज़ करना था। तो 1 को यूज़ करके मैंने बी के को आगे लिखा। फिर मैंने देखा कि ये बी भी इसके पास चाहिए, तो उसके लिए गिवन की हेल्प ली मैंने। ए बी की वैल्यू कितनी थी, बी ए, तो बी आगे आ गया, दोनों को सॉल्व किया और अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आ गया। तो देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यहाँ पर आप लिखना लिख भी लो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि इंडक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं। n1 के लिए ट्रू था, k के लिए सपोज किया, k प्लस 1 के लिए हमने प्रूव कर दिया। देन बाय PMI, देन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गिवन रिजल्ट is true for n belongs to natural number, which implies ab की पावर n is equal to b and a। तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब इसको नंबर 2 देना दे लो, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने हमें बोला था कि फर्दर प्रूव करो। फर्दर हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी होल की पावर n इज इक्वल टू ए एन बी एन, वो भी हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए भी हम इंडक्शन की हेल्प लेंगे, क्योंकि उसमें भी वो n पावर की बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर आप लिख लो सेकंड पार्ट क्वेश्चन का। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, तो ऐसा करो, सबसे पहले ना गिवन लिख लो। गिवन क्या क्या है हमें गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। हमें गिवन क्या है, ए बी की पावर n बी की पावर n ए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैंने बताया था ना, अगर ये रिजल्ट ट्रू होगा तभी हम फर्दर आगे जा सकते हैं। ठीक है, ये गिवन है, तो टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है वो भी देख लो। प्रूव हमें करना है ए बी होल की पावर n इज इक्वल टू ए एन बी एन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये भी हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब इसको भी हम इंडक्शन की हेल्प से करेंगे। तो सबसे पहले लेट, इसको प्रूव करना है ना, तो इसको पी एन लिख लो, ए बी
की पावर n इज इक्वल टू ए एन बी एन। तो इंडक्शन का सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपको पता है, लेट n इज इक्वल टू 1। तो लिख लो P1 ए बी की पावर 1 a की पावर 1 b की पावर 1 विच एम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू ए बी। अब ये तो आपको पता ही है, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ए बी इज इक्वल टू ए बी। ये तो बिल्कुल मतलब कि कुछ बताने वाली बात ही नहीं है, ये हमेशा क्या होगा, ट्रू, विच इज़ ट्रू। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड स्टेप करना है। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको पता है कि आपका इंडक्शन का स्टेप, सेकंड स्टेप क्या कौन सा होता है कि हम अज्यूम करते हैं कि गिवन इक्वेशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k वेयर k इज एन नेचुरल नंबर। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, तो विच एम्प्लाइज ए बी की पावर k, जहाँ पर भी n है वहाँ पर आप k लिख दो। अब इसको आप नंबर थर्ड दे दो क्योंकि 1 और 2 हम सपोज कर चुके हैं। ठीक है, इसको हमें यूज़ करना है, आप ये बात याद रखना। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, नाउ वी हैव टू प्रूव, नाउ we have to prove given result is true for n is equal to k plus 1। तो यहाँ पर आप लिख लो कि हमें प्रूव क्या करना है, इससे आपको आसानी रहती है कि आपको पहुँचना कहाँ पर है। जहाँ पर भी n है वहाँ पर k plus 1 लिख दो, a की पावर k plus 1 b की पावर k plus 1। तो ये हमें प्रूव करना है। हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, यस, लेफ्ट हैंड साइड, सही बोला आपने। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी कौन सी है, ए बी के प्लस 1। अब आपको याद होगा हम हमेशा k प्लस 1 को ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक कर लो, ए बी के ए बी की पावर 1, ऐसे ब्रेक करते हैं, बेस सेम पावर्स ऐड। अब आपको पता है यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे, हम हमेशा थर्ड का यूज़ करते हैं, मतलब जो भी सेकंड स्टेप पे हम सपोज करते हैं उसको हमें यूज़ करना होता है। तो इसको आप लिख सकते हो ए के बी के। ठीक है, यहाँ पर मैं ब्रैकेट्स डाल रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से करना और अपना टारगेट अपने माइंड में रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दो यूजिंग थर्ड ए बी की पावर k इज इक्वल टू ए के बी के। अब आगे चलते हैं, विच एम्प्लाइज ए बी की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू। अब देखो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि a की पावर k तो मुझे आगे ही चाहिए। ठीक है, अब ये किसी तरह a यहाँ पर आ जाए और ये जो b के है, देखो आपको टारगेट पहले पता होने चाहिए। देखो हमारे पास क्या है, ए के बी के और ए बी। अगर किसी तरह से ये ए यहाँ पर आ जाए और ये यहाँ पर चला जाए तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ए इसके पास आएगा तो ए के प्लस 1, बी के इसके पास जाएगा तो बी के प्लस 1। तो ये हमारा टारगेट है। ठीक है, अब देखो इसको टारगेट को पूरा करने के लिए हम अपने गिवन की जो भी हमें दिया गया उसकी हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले देखो आपके पास क्या क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं साइड पे। अब देखो आपको पता है आपके पास गिवन क्या क्या है, आपको ये भी गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी ए। आपने अभी एक रिजल्ट प्रूव किया है ए बी की पावर एन बी की पावर एन ए फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ये भी आपने प्रूव किया। ठीक है, तो इसको तो हमने यूज़ कर लिया, इसलिए इसको मैं दोबारा से नहीं लिख रहा। तो मेनली हमें ये गिवन है, मतलब इनका हमें यूज़ करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो ए के पहले 1 बाय 1, देखो ये जो नंबर्स मैट्रिसेस है ना ये 1 बाय 1 करके शिफ्ट होंगे। जैसे पहले मैं इसको मुझे शिफ्ट करना है ना, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको ब्रैकेट में लिख लिया मैंने। ठीक है, अब देखो बी के ए, इसको ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इज इक्वल टू ए के ए बी के। ये देखो एक ही बार में हमारा हो गया। ये देखो आपको पता है ना कि हम ये वाला रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बताया था कि अगर ये वाला रिजल्ट ट्रू है तो फर्दर उसके बाद प्रूव करो ये वाली स्टेटमेंट जो हमें प्रूव करनी है, ए बी की पावर एन इज इक्वल टू ए एन बी एन, तभी प्रूव होगा अगर ये वाला प्रूव है। तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो यहाँ पर आप लिख दो यूजिंग ए बी एन इज इक्वल टू बी एन ए। ठीक है, मतलब इसको मैंने यूज़ किया फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखो उससे क्या होगा,
देखो ए बी के प्लस वन इज इक्वल टू विच एम्प्लाइज, अब देखो इसको ऐसे लिख दो ए के इंटू ए, यहाँ पर लिख दो बी के इंटू बी। अब देखो हमारे पास हमारा आंसर आ गया, ये कितना बन गया, बेस सेम पावर्स ऐड, बेस सेम पावर्स ऐड, तो विच एम्प्लाइज ए बी की पावर के प्लस वन इज इक्वल टू ए के प्लस वन बी के प्लस वन। तो यही तो हमें प्रूव करना था, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, कुछ टीचर क्या कर रहे हैं, कुछ टीचर इसके बाद, जैसे यहाँ पर मैं पहुँच गया ए के बी के ए बी, कुछ टीचर इसके बाद क्या कर रहे हैं, देखो मैंने तो एक स्टेप में कर दिया ना, वो क्या कर रहे हैं, पहले ए बी को बी ए में चेंज किया, मतलब ऐसे इसको बी ए लिख दिया इसकी हेल्प से, ठीक है। अब ये कितना बन गया, बी के प्लस वन ए, अब इसको इसकी हेल्प से बाद में चेंज कर दिया, इसको ऐसे लिख दिया। तो मतलब 3-4 स्टेप हमें करने पड़े, आप चाहे चेक भी कर लेना, उन्होंने सभी ने, ऑलमोस्ट सभी टीचर्स ने इसको ऐसे ही करवाया। इसका ऑनलाइन सॉल्यूशंस भी चेक करोगे तो वो यही बता रहे हैं। बट हम सीधा कर सकते हैं b की पावर k, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर है, देखो k कोई भी नेचुरल नंबर है और हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये रिजल्ट ट्रू है, तो इसको मैंने रिवर्स कर दिया, तो अल्टीमेटली हमारे पास कितना आ गया, ए की पावर k प्लस वन, बी की पावर k प्लस वन, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यही तो हमें प्रूव करना था। देन देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल induction given result is true for all n belongs to natural number, सभी नेचुरल नंबर के ट्रू है, which implies ए बी की होल की पावर n इज इक्वल टू ए एन बी एन। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। तो देखो दोनों ही पार्ट्स को मैंने इंडक्शन की हेल्प से किया। सबसे पहले मैंने इस वाले पार्ट को प्रूव किया इंडक्शन की हेल्प से। अब अगर ये ट्रू है तो उसके बाद मैंने ये भी प्रूव कर दिया। और इसको अब ये दोनों पार्ट हमारे लिए बहुत इजी हैं, क्योंकि हमने इंडक्शन के जितने भी क्वेश्चंस किए हैं बहुत थॉरली, बहुत एक्सप्लेन करके मैंने आपको करवाए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आए होंगे, और अगर आपको वो अच्छे से समझ आए हैं तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसको भी आप बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर पाओगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अब ये कोई मैट्रिक्स गिवन है, इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देन अब यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, मतलब ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है। देखो जो क्वेश्चन में बोला गया हमें वही करना है। हमें क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स गिवन है और ये बोला गया कि मैट्रिक्स इस तरह का है कि उसका स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम वही करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, लिखो लेट ए। अब ऑप्शन को बाद में देखेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया उसको सॉल्व कर लिया करो, उसके बाद सोचा करो कि ऑप्शंस का क्या करना है। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स कितना है हमारा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। तो ये हमारा ए मैट्रिक्स की बना है। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। ठीक है, ए की वैल्यू फिल कर लो। अब यहाँ पर फिर से ए की वैल्यू फिल कर लो, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब आपको पता है कि मल्टीप्लाई होने के लिए हम हमेशा ये लिखते हैं, चाहे आपको पता है बट मेरी आदत है मैं हमेशा लिख के बताता हूँ आपको। नियरेस्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम, और ये क्या होगा, नई मैट्रिक्स का ऑर्डर। आपको पता है मैंने पूरा चैप्टर आपको इसी तरह से करवाया। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हो। ठीक है, इसकी रो को इसकी कॉलम से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने रफ में पहले से लिख रखा है। अब इसकी रो को, इस रो को दोनों ही कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलो करते हैं। तो देखो विच एम्प्लाइज ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा इंटू गामा प्लस बीटा गामा। ठीक है, अब इसी रो को इस कॉलम के साथ अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, ये हमने कर लिया। अब सेम वे से सेकंड रो को दोनों ही कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा, अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा।
सेम वे से इसको करो, बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया 2 क्रॉस 2। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, विच एम्प्लाइज ए स्क्वायर। अब आपके सामने है, इसको ऐसे लिख लो, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा 0, अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा 0। अब इसको भी ऐसे लिख लो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू है ए स्क्वायर की। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ए स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल दी गई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो ए स्क्वायर की वैल्यू है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। और ये मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि अगर इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और ये इसके इक्वल है, तो यानी कि जो सामने मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर भी कितना होगा, 2 क्रॉस 2। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 कैसा होता है आपको पता है, 1 0 0 1। और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल, सिंस both matrices are equal, therefore corresponding elements must be same, which implies तो फर्स्ट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा किसके इक्वल होगा, 1 के। 0 इज इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 इज इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, इसको लिख लो बट इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों सेम वैल्यू ही देंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर हम देखो हमारा आंसर सॉल्व करके, देखो हमारा आंसर जो इसको सॉल्व करके फाइनल कितना आया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। बट हमारी ऑप्शंस में ऐसे आंसर तो नहीं है, तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो देखो अगर हम इसको ऐसा करो, इसको उधर ले जाओ, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जितने भी 1 है ना वो सभी पॉजिटिव हैं, तो इसलिए मैं इस स्टेटमेंट को उधर लेके जा रहा हूँ। तो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ माइनस आएगा, 1 माइनस इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। मैंने क्यों ऐसा किया, देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ पहले आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करो, इसके अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व किया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई के, पहले ए स्क्वायर निकाला, उसको आई के इक्वल रखा, तो मेरे पास ये आ गया। अब मैंने अपनी ऑप्शंस की तरफ देखा, आपकी ऑप्शन में ये भी हो सकता था बट ये नहीं है, दैट मीन्स हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने देखा सब में 1 है, 1 प्लस 1 माइनस, तो मैंने इस स्टेटमेंट को मैं उधर ले गया, तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सी, तो यहाँ पर आप लिख दो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो इसमें हमारे लिए कुछ भी मुश्किल बात नहीं थी, तो यहाँ पर आप मतलब कि लिख दो या टिक लगा दो कि ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द मैट्रिक्स ए इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन। अब यहाँ पर हमें देखो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि ए कोई मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, देन ए को हम क्या बोल सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नन ऑफ दीज। अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि इसका आंसर कितना आएगा, जीरो मैट्रिक्स। बट फिर भी मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ इसमें। देखो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज उसके ही इक्वल आता है। कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल आता है। तो ये बात अपने माइंड में रखोगे, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, मैंने आपको इसका आंसर पहले ही बता दिया कि इसका आंसर कितना आएगा, जीरो। बट फिर भी मैं जस्ट आपको समझाने के लिए, देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स कुछ ऐसा होता है जिसमें सभी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो। मान लो मैंने कोई डायगोनल मैट्रिक्स लिख लिया, ठीक है, ऐसे होगा ना 1 2 3 बाकी सभी जीरो। इसका ट्रांसपोज करो, इसकी रो को कॉलम में लिखो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो देख लो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ गया, मतलब ये सिमेट्रिक हो गया। बट इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल के, इसमें से मैं माइनस को कॉमन निकाल के ऐसे नहीं लिख सकता, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर इसको मैं माइनस यहाँ पर डालूंगा तो मतलब सभी जगह माइनस ही आ जाएगा, मतलब सेम ही आएगा। मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये कभी भी सिमेट्रिक तो हो सकता है बट ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकता। अब सेम वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। अब मान लो ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका आप ट्रांसपोज करो,
1 2 3 4। अब ये तो इसके ट्रांसपोज ये आपस में इक्वल ही नहीं है, मतलब ये तो सिमेट्रिक भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारी रॉन्ग है। अब ये जो ज़ीरो मैट्रिक्स है ना, अब ज़ीरो मैट्रिक्स दोनों वे से मैं लिख सकता हूँ, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। लेट ए बी एनी ज़ीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। देखो MCQ टाइप क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में जस्ट टिक लगा के ही आने कि ये जीरो मैट्रिक्स है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। लेट ए बी एनी जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 0 0 0 0, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज कर लो, 0 इसकी रो को कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, तो आपके सामने है, कोई फ़र्क पड़ा इसको, विच एम्प्लाइज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ए क्या हो गया, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सेम वे से ए का ट्रांसपोज फिर से करना, आपके सामने ही है, 0 0 0 0, ठीक है। अब मैं जानबूझ के, देखो मुझे पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए माइनस बाहर आना चाहिए, ठीक है। अब आपके सामने है, अगर इसमें से मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो इसके आंसर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस से 0 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विच एम्प्लाइज, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। ये ट्रिक ही है ना कि मैं अपनी तरफ से लिख सकता हूँ माइनस, क्योंकि ज़ीरो मैट्रिक्स को माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 0 0, कोई आंसर को फ़र्क नहीं पड़ेगा। देयरफॉर which implies A is skew symmetric matrix। अब आपके सामने ही है, A सिमेट्रिक भी है, देखो आपके सामने है, A सिमेट्रिक भी है और A स्क्यू सिमेट्रिक भी है, मतलब, और A हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, ज़ीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आप मतलब कि लिख सकते हो कि ऑप्शन B इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, since A is symmetric and skew symmetric, therefore option B is right answer। ये जस्ट मैंने आपका डाउट क्लियर करने के लिए करवाया, अदरवाइज आपको सीधा पता ही होगा कि जो जीरो मैट्रिक्स होता है वो हमेशा सिमेट्रिक होता है। आज के बाद आप याद भी रखोगे, वो हमेशा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होता है। देखो डायगोनल मैट्रिक्स मैंने आपको बताया, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा होता है, ये सिमेट्रिक होता है बट स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें से माइनस कॉमन नहीं आ सकता, उससे इसके आंसर को फ़र्क पड़ गया। क्योंकि अगर इसमें से माइनस कॉमन लूँगा तो यहाँ पर मुझे माइनस लिखना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो उसकी तो बात ही नहीं करेंगे। अब जीरो मैट्रिक्स लिख के देखा मैंने, फिर सिमेट्रिक भी आ गया, लिख के देखा मैंने, स्क्यू सिमेट्रिक भी आ गया, देयरफॉर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वन ऑफ ए काइंड है, मतलब ये बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने मैट्रिसेस में पहले कभी नहीं किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ए स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है ए, मुझे ए का फेस नहीं पता ये कैसा है, मुझे जस्ट ये पता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर की वैल्यू ए हमें गिवन है, और हमें पूछ रहे हैं आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a की वैल्यू। तो शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको MCQs में आ सकते हैं, ऐसे मतलब सिमिलर क्वेश्चंस, तो इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले देखो इक्वेशन को लिखते हैं, लेट आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पर हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। आपको पता है, आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर।
अब हो सकता है कि किसी को लगे कि सर हमने ऐसी आइडेंटिटी नहीं पढ़ी, तो देखो सेम ही लिखा मैंने। कुछ बच्चे इसको ऐसे याद रखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ऐसे याद रखते हैं। बात एक ही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर आइडेंटिटी कैसे यूज़ करेंगे, आपको पता है। इसको a मान लो, i का क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मतलब i का स्क्वायर, b मतलब a प्लस 3a मतलब i, b मतलब a स्क्वायर माइनस 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी लगाई है, तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ यूनिवर्सल रिजल्ट यूज़ करेंगे। आपको पता है हमने ऐसे रिजल्ट पहले इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो इसी एक्सरसाइज का मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें यूज़ किए थे। ठीक है, चलो का दोबारा से बता देता हूँ। देखो आई क्यूब, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स की दुनिया का 1 है। इसको आप जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लो, इसका आंसर आई ही आएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 1 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है, एक दो बार मल्टीप्लाई करते हैं इसको करेंगे ना 1 0। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ 0 0, इसको करो 0 0 0 1, तो कितना आ गया 1 0 0 1। अब आपके सामने इसको फिर से अगर आप 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1 0 0 1। तो यानी कि आई क्यूब को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लो उसका आंसर कितना आएगा, आई ही आएगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अगर इसको आप ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लो। ठीक है, आई इंटू आई, ठीक है, प्लस वैसे ही इसको लिख लो, इसको ब्रेक कर लो, ए स्क्वायर इंटू A1 में। अब मैंने इसको ऐसे ब्रेक क्यों किया, क्योंकि मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू पता है, प्लस 3i इंटू ए प्लस 3i। अब ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, a माइनस 7 है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बिकॉज ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, a, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाला यहाँ पर ये यूज़ किया। ठीक है, मैंने हाईलाइट कर दिया। अब इज इक्वल टू, अब आपको पता है आई इंटू आई कितना होगा, आई, तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया कुछ रिजल्ट, तो मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ। आई इंटू आई कितना होगा, आई, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू अगेन कितनी है, ए इंटू ए, तो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक रिजल्ट लगाया, कौन सा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, प्लस 3i इंटू आई, अगेन आई इंटू ए, तो यहाँ पर भी मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक, प्लस 3ia, चलो इसको बाद में करते हैं, इकट्ठा इसलिए नहीं कर रहा फिर आपको कंफ्यूजन होगी। ठीक, तो यहाँ पर आप मेंशन कर दो कि हमने मोस्टली कौन से रिजल्ट यूज़ किए हैं, कि i इंटू आई कितना होता है, आई, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब अगेन आई इंटू आई, अगेन आई इंटू आई, देखो ये आई इंटू आई है ना, अगेन इसका आंसर कितना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए इंटू ए कितना बन गया, ए स्क्वायर, 3ia कितना बन गया, 6ia माइनस 7a। ठीक है, अब अगेन इज इक्वल टू, अगेन आई प्लस, अब ए स्क्वायर है ना, अब ए स्क्वायर आपके सामने कितना है, ए प्लस 6। अब इसको यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ, ये भी एक यूनिवर्सल रिजल्ट है। ये भी मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जिस मर्जी से मल्टीप्लाई कर लो उसका आंसर सेम वही आएगा, कितना, ए, 1 0 0 1, ए को लिख लो 1 2 3 4, करो मल्टीप्लाई 1 0, इस रो के कॉलम के साथ 2 0 0 3, इसको इसके साथ 0 4, तो कितना आया 1 2 3 4, मतलब ए के इक्वल ही आ गया। तो ये एक यूनिवर्सल रिजल्ट है, बिकॉज आई इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू आई। चाहे जिधर से मर्जी मल्टीप्लाई कर लो आई को किसी भी मैट्रिक्स के साथ, उसका आंसर सेम वही मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, ए, तो
इसका आंसर मतलब 6IA का आंसर कितना आएगा 6A माइनस 7A। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, I प्लस A। अब ऐसा करो 6A माइनस 7 है, कितना रह गया माइनस A। अब A और A कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो विच एम्प्लाइज I प्लस A का होल क्यूब माइनस 7A को जब मैंने सॉल्व किया तो मैं कहाँ पर मेरी वैल्यू ख़त्म हुई आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर। और हमारी कौन सी ऑप्शन सही है, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर आप लिख भी दो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। देखो हमने बिना मैट्रिक्स को खोले, मतलब बिना मैट्रिक्स की वैल्यू को जाने, हमने इसकी वैल्यू दे दी कितनी है। देखो I प्लस A का होल क्यूब माइनस 7 है। सबसे पहले मैंने आइडेंटिटी लगाई, ठीक है, दोबारा से करते हैं I क्यूब। अब देखो आपको पता है I को हम जितने मर्जी मल्टीप्लाई कर लें उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आएगा। तो मैंने यहाँ पर देखो पहले इसको खोला I इंटू आई इंटू आई, A क्यूब को खोला A स्क्वायर इंटू A1, I स्क्वायर को खोला A स्क्वायर की वैल्यू कितनी है ये K1 है, ठीक है। अब I इंटू आई है, ठीक है, अगेन I इंटू आई है, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, A स्क्वायर की वैल्यू A इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू है A, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं 3I इंटू आई इंटू A आपके सामने है कितना A, मतलब यहाँ पर मैं लिखा A, ठीक है। 3 अब इसको मैंने कंबाइन कर दिया, 6IA लिख दिया था। अब I इंटू A, तो इसको मैंने सॉल्व किया, 6A माइनस 7 है माइनस A प्लस A कैंसिल, तो मेरे पास कितना आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहले बता चुका हूँ ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको अपने ध्यान से करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको MCQs में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने ऐसा क्वेश्चन एक किया होगा तो आपके माइंड में होगा कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारी मैट्रिसेस चैप्टर की लास्ट वीडियो थी। मैंने आपको पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि मैं आपको मैट्रिसेस का एक एक बेसिक, एक एक एग्जाम्पल और एक एक क्वेश्चन को डिटेल से अच्छे से समझा पाऊँ। मतलब मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट दे पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।